नमस्कार साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी में अपन बात कर रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश की, और अरावली पर्वतीय प्रदेश में भी अपन ने 2 भाग पढ़ लिए थे। 2 वीडियो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। और राजस्थान में स्थित अरावली को जिन 3 भागों में बांटकर अपन ने पढ़ा है, उसमें उत्तरी अरावली और मध्य अरावली से संबंधित अधिकांश चर्चाएं अपन ने कर ली, और दक्षिणी अरावली के भी सामान्य विस्तार की बात की थी। आज हम दक्षिणी अरावली को विस्तृत रूप से पढ़ें, बात करेंगे दोस्तों दक्षिणी अरावली की। सबसे पहले तो देखिए दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है। कुछ इस प्रकार से विस्तार है आपकी इस दक्षिणी अरावली का। उत्तर में जो ये विस्तार है दोस्तों, ये देवगढ़ से प्रारंभ होता है। जो मध्य अरावली का विस्तार आपने दक्षिण में पढ़ा था, सांबर से लेकर देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद का स्थान है। यहां देवगढ़ राजसमंद से लेकर दक्षिण में गुजरात की सीमा तक का जो ये भाग है, ये दोस्तों कहलाता है आपका दक्षिणी अरावली। इस दक्षिणी अरावली के बारे में हम बात करें तो दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा दोस्तों उदयपुर जिले में है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। दक्षिणी अरावली को हम 2 भागों में बांटते हैं। दक्षिणी अरावली का जो ये भाग है दोस्तों, इस भाग को कहा जाता है आबू पर्वत। और दक्षिणी अरावली का शेष जो ये भाग है दोस्तों, इसे कहा जाता है मेवाड़ की पहाड़ियां। यानी दक्षिणी अरावली को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो आबू पर्वत क्षेत्र और दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों मेवाड़ की पहाड़ियां। ठीक है, पहले अपन बात करें आबू पर्वत क्षेत्र की। इस आबू पर्वत क्षेत्र का विस्तार है ना दोस्तों, वो सिरोही जिले में है। अक्सर पूछा जाता है ये कि आबू पर्वत क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः किस जिले में है, तो दोस्तों ये सिरोही जिले में है। फिर बात आती है कि आबू जो पर्वत क्षेत्र है, यहां मुख्यतः किन चट्टानों का जमाव है, तो दोस्तों यहां रायलो क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों का जमाव है। ठीक है दोस्तों, अब इस आबू पर्वत क्षेत्र है ना आपका, इसी आबू पर्वत क्षेत्र को कर्नल जेम्स टोड ने एक उपनाम दिया है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा है हिंदू ओलंपस। कई बार आ जाता है दोस्तों ये प्रश्न भी कि हिंदू ओलंपस किसे कहा गया है, तो याद रखें हिंदू ओलंपस है वो आबू पर्वत क्षेत्र को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। अब इस आबू पर्वत क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों आबू पर्वत क्षेत्र है ना, ये अरावली का सर्वोच्च भाग है। यह अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। अरावली की सर्वोच्च चोटियां भी इसी भाग में स्थित हैं, और राजस्थान के जो ऊंचे पठारी भाग हैं वो भी दोस्तों इसी में स्थित हैं। एक बार यहां तक दोबारा देखें, दक्षिणी अरावली है, इसका विस्तार उत्तर में देवगढ़ से लेकर दक्षिण में गुजरात तक है, जो लगभग 7 जिलों में फैली हुई है। और उनमें सबसे ज्यादा विस्तार इसका उदयपुर जिले में है दोस्तों। इस दक्षिणी अरावली को मुख्यतः 2 भागों में बांटकर अपन पढ़ सकते हैं। एक आबू पर्वत क्षेत्र, दूसरा है मेवाड़ की पहाड़ियां। आबू पर्वत क्षेत्र है, ये आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः सिरोही जिले में स्थित है, और यहाँ पर दोस्तों रायलो क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव हैं।
आपने इससे पहले जो भौतिक प्रदेश पढ़ा पश्चिमी मरुस्थल, उसमें लूनी नदी बेसिन में आपने पढ़ा था कि लूनी नदी बेसिन में बाड़मेर, जालोर इन जिलों में रायलोक्रम की ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव से निर्मित दोस्तों गोल गुमंदाकार सुंदर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियों का ही भाग है नाकोड़ा, सिवाना। इसी प्रकार जालोर में आपका एसराण पर्वत, डोरा पर्वत, रोजा भाकर, सोंदा माता पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये सारी जो पहाड़ी क्षेत्र आपने लूनी नदी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश में पढ़े थे दोस्तों, वो सारे रायलोक्रम की ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव से निर्मित थे। तो इसका मतलब अगर अपन भौगोलिक दृष्टि से संबंध देखें तो उन लूनी नदी बेसिन की पहाड़ियों का संबंध आपको किससे जुड़ता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों? आबू पर्वत क्षेत्र से। यही कारण है कि ज़्यादातर जो भूगोलवेत्ता हैं वो ये मानते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश के जो ग्रेनाइट पहाड़ी क्षेत्र हैं वो वास्तव में आबू पर्वत का ही पश्चिमी शाखा का भाग हैं। फिर देखो, इस आबू पर्वत क्षेत्र के उपनाम की बात की तो दोस्तों इसे हिंदू ओलंपस का नाम दिया गया है। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। फिर उसके बाद चर्चा की अपन ने कि आबू पर्वत क्षेत्र है ये अरावली का सबसे ऊंचा भाग है और इसकी सर्वोच्चता के प्रमाण के रूप में हम यहाँ स्थित प्रमुख चोटी और फटारों की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपका जो ये आबू पर्वत क्षेत्र है ना, इसकी प्रमुख चोटियां तो कौन सी हैं, प्रमुख फटार कौन से हैं, इनकी अपन बात करेंगे। प्रमुख चोटियां और यहां स्थित प्रमुख फटार पढ़ेंगे। अगर चोटियों की बात करें दोस्तों तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना, वो इसी आबू पर्वत क्षेत्र में सिरोही जिले में स्थित है और उस चोटी का नाम है दोस्तों गुरु शिखर। राजस्थान की या अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो है शेर, वो भी इसी आबू पर्वत क्षेत्र में सिरोही जिले में स्थित है। अरावली की तीसरी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो है देलवाड़ा और वो देलवाड़ा भी इसी आबू पर्वत क्षेत्र में सिरोही जिले में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ये राजस्थान की या अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देलवाड़ा है ये राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो कहने का मतलब राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो कौन से भाग में स्थित हैं दोस्तों? आबू पर्वत क्षेत्र में। और आबू पर्वत क्षेत्र का मतलब कौन से जिले में दोस्तों? सिरोही में। कई बार ये प्रश्न आता है कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटियां किस जिले में स्थित हैं, तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? सिरोही जिले में। कौन से भाग में? आबू पर्वत क्षेत्र में। और वो प्रमुख चोटियां हैं कौन सी? पहली है आपकी गुरु शिखर, जो दोस्तों समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंची है। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, इसके अलावा ये संपूर्ण अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नीलगिरी के मध्य स्थित भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसी गुरु शिखर चोटी को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक उपनाम दिया गया दोस्तों। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी आबू पर्वत को तो टोड ने कहा है हिंदू ओलंपस, और इस गुरु शिखर चोटी को कर्नल टोड ने कहा है संतों का शिखर। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि संतों का शिखर किस चोटी को कहा गया है, तो दोस्तों अपना जवाब होगा गुरु शिखर चोटी को। क्यों कहा गया? तो दोस्तों संतों का शिखर कहने के पीछे दो कारण आपको बताए थे पिछले वीडियो में, कि एक तो ये गुरु शिखर चोटी है ये एकांत में स्थित है, और दूसरा कारण है कि यहाँ प्राचीन ऋषि दत्तात्रेय के तपोभूमि के अवशेष मिलते हैं। इस चोटी पर दत्तात्रेय का प्राचीन मंदिर स्थित है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल से ही इस चोटी का संबंध है ना
वो संतों से रहा है, इसलिए कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। अब जैसा आपको बताया कि इस चोटी के ऊपर मंदिर स्थित है, उस मंदिर के शिखर सहित अगर ऊंचाई की बात करें, मंदिर के शिखर सहित ऊंचाई की अगर बात की जाए तो दोस्तों कुल ऊंचाई आप याद रखें 1727 मीटर हो जाएगी। इस चोटी की प्राकृतिक ऊंचाई तो है 1722 मीटर और शिखर सहित ऊंचाई है, मंदिर के शिखर सहित ऊंचाई है दोस्तों 1727 मीटर। ये तो बात हो गई गुरु शिखर चोटी की। इसी गुरु शिखर चोटी को गुरु माथा भी कहा जाता है। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है दोस्तों, गुरु माथा किस चोटी को कहा गया है? तो गुरु शिखर चोटी को कहा गया है। दूसरी प्रमुख चोटी है शेर। शेर जो चोटी है ना, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 1597 मीटर है और इस आधार पर यह अरावली व राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? शेर। तीसरी जो चोटी है वो है यहां पर दोस्तों देलवाड़ा, और देलवाड़ा की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों ये समुद्र तल से 1442 मीटर ऊंची है और इस आधार पर यह राजस्थान की और अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची, दूसरी ऊंची चोटी शेर जो 1597 मीटर ऊंची, तीसरी चोटी है देलवाड़ा जो 1442 मीटर ऊंची, और दोस्तों राजस्थान की तो पांचवी और इस आबू पर्वत क्षेत्र की चौथी सबसे ऊंची चोटी है वो है अचलगढ़, और वो समुद्र तल से दोस्तों 1380 मीटर ऊंची है। और इस आधार पर वह राजस्थान की अगर अपन बात करें ना तो राजस्थान की पांचवी ऊंची चोटी है। पहली तो गुरु शिखर, दूसरी शेर, तीसरी देलवाड़ा और चौथी ऊंची चोटी जो राजस्थान की दोस्तों वो मेवाड़ की पहाड़ियों का भाग है जरगा उदयपुर जिले में, और पांचवी जो चोटी है वो अचलगढ़ है जो इसी आबू पर्वत क्षेत्र का भाग है जो समुद्र तल से 1380 मीटर ऊंची है। तो राजस्थान की 5 सर्वोच्च चोटियों में से 4 दोस्तों आपके कहाँ स्थित हैं? आबू पर्वत क्षेत्र में। ये तो बात हो गई इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियों की। अब बात करें आबू पर्वत क्षेत्र में स्थित प्रमुख पठारों की। अगर यहाँ प्रमुख पठारों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 पठार पढ़ने हैं, एक तो उड़िया का पठार और एक आबू का पठार। एक तो है दोस्तों उड़िया का पठार और दूसरा है आबू का पठार। उड़िया का पठार है ये समुद्र तल से दोस्तों 1360 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा है और इस आधार पर राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो प्रमुख पठार है यहाँ वो है आबू का पठार जो समुद्र तल से औसत 1200 मीटर ऊंचा है और इस आधार पर यह राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार है। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखो आबू का जो पठार है ये औसतन 1200 मीटर ऊंचा है, लेकिन आबू के पठार की यदि सर्वोच्च भाग की बात करें ना अपन कि आबू के पठार का सर्वोच्च जो भाग है वो कितना ऊंचा है तो दोस्तों वह 1294 मीटर ऊंचा है। तो यदि अपन आबू को चोटी मान लें तो वो 1294 मीटर ऊंची होगी। इसी प्रकार ये जो आबू का पठार है आपका दोस्तों इसके ऊपर बसा हुआ एक शहर है और उस शहर का नाम है आपका माउंट आबू। अब वो माउंट आबू शहर है वो इस पठार पर बसा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये माउंट आबू शहर समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर बसा हुआ है? 1200 मीटर ऊंचाई पर। याद रखें राजस्थान में कोई दूसरा शहर समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर नहीं बसा हुआ है। तो कहने का मतलब
माउंट आबू राजस्थान में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। इसी प्रकार इस आबू के पठार पर एक झील है, नक्की झील। अब वो नक्की झील इस पठार पर स्थित है, इसका मतलब दोस्तों वो भी समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंची है और इस आधार पर यह भी राजस्थान में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और कई बार इस नक्की झील के संबंध में एक प्रश्न भी आता है कि राजस्थान की वह एकमात्र झील जिसका जल सर्दियों में जम जाता है, तो दोस्तों वह नक्की झील है। नक्की झील एकमात्र झील है अपने राज्य की जिसका जल है वो सर्दियों में जम जाता है और उसकी वजह ऊंचाई पर स्थित होना है। इसके अलावा जो ग्रासिया जनजाति जो राजस्थान में सबसे ज्यादा दोस्तों अपने इसी सिरोही जिले में निवास करती है, ग्रासिया जनजाति में अपने पूर्वजों की मौत के बाद वो अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं ना दोस्तों, वो इसी झील में प्रवाहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान में सबसे ऊंची तो है ही है। ये राजस्थान की जो झीलें हैं उनकी गहराई की बात करें तो राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। इसके ऊपरी तल से पैंदे की जो दूरी है उसको अपन गहराई कह सकते हैं। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे गहरी झील है। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं और ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जिसका जल जम जाता है। दोस्तों कई बार एक प्रश्न और आ जाता है कि ये जो आपकी नक्की झील है, इस नक्की झील में वर्तमान में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्तमान में इसमें प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो इस आबू क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानीय घास कारा घास को माना जाता है कि वर्तमान में नक्की झील में प्रदूषण का प्रमुख कारण जो है ना वो यहाँ पाई जाने वाली कारा घास है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अपन बात करें इस आबू पर्वत क्षेत्र की कुछ अन्य विशेषताओं की कि जो ये अपना आबू पर्वत क्षेत्र है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा, सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला, सबसे ऊंचे पठार वाला पर्वतीय प्रदेश तो है ही है। और क्या प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ की? तो देखो दोस्तों, यहाँ स्थित ये जो माउंट आबू है ना, ये राजस्थान का एकमात्र या यूं कहें एकमात्र प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है। इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल होने के कारण माउंट आबू को दोस्तों क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला। इसके अलावा राजस्थान में सर्दियों में न्यूनतम तापमान की बात करें तो वह भी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? माउंट आबू। ये राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, इसलिए इसे राजस्थान का बर्फोयांशक भी कहते हैं। तो ये भी चीज आप याद रखना, राजस्थान का बर्फोयांशक किसे कहा गया है? तो जवाब होगा दोस्तों माउंट आबू को कहा गया है। यहाँ याद रखना आप, बर्फोयांशक जो है ना वो साइबेरियाई रूस में स्थित वो स्थान है जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है या विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। तो विश्व में सबसे ठंडा स्थान तो है बर्फोयांशक जो साइबेरियाई रूस का भाग है, और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का बर्फोयांशक भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना आप कि राजस्थान में जो कुल वार्षिक वर्षा होती है उसमें सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा वाले स्थान की अगर बात की जाए ना तो भी आपका जवाब माउंट आबू होगा। ये राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। इसलिए माउंट आबू को आप राजस्थान का मासीन राम भी कह सकते हो। यहां एक चीज जरूर याद रखना, राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहोगे आप, क्योंकि झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला है, इसलिए उसे तो कहते हैं राजस्थान का चेरापूंजी। और माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, इसलिए इसे अपन कहते हैं राजस्थान का मासीन राम। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बात करें तो जो ये आबू पर्वत क्षेत्र है ये विश्व का एकमात्र भूभाग है जहां एक घास उगती है जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती। दोस्तों उस घास का नाम है आबू एनसिस।
डिकिल पटेरा। आबुएंसिस डिकिल पटेरा नामक घास विश्व में केवल कहाँ मिलती है दोस्तों? आबू पर्वत क्षेत्र में। इसके अलावा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सदाबहार वन केवल कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों, सदाबहार वनस्पति वाला एकमात्र भूभाग भी माउंट आबू है। इसके अलावा ये राजस्थान का एकमात्र भूभाग है जहां प्राकृतिक रूप से उगे हुए फलों के बागान पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से उगे हुए फलों के बागानों का उदाहरण माउंट आबू के अलावा कहीं से नहीं मिलता। इसके अलावा माउंट आबू राजस्थान का वह एकमात्र क्षेत्र है जहां सेब की खेती की जाती है। और यहाँ कुछ और चीजें आप याद रखना दोस्तों, माउंट आबू जो है ना, ये राजस्थान का वह वन्य भूभाग है जहां सर्वाधिक संख्या में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन दक्षिणी अरावली के दूसरे भाग की बात करेंगे और वो है दोस्तों मेवाड़ की पहाड़ियां। अब मेवाड़ की पहाड़ियां हैं, उनका विस्तार 7 जिलों में है दोस्तों, और सबसे ज्यादा विस्तार आपके उदयपुर में है। अरावली की सभी भूभागों की बात करें तो ये मेवाड़ की पहाड़ियां खनिज संपदा, जैविक संपदा और वानस्पतिक संपदा की दृष्टि से अरावली का सबसे संपन्न भाग है। इस मेवाड़ की पहाड़ियों में अपन प्रमुख भौगोलिक भूभागों की बात करेंगे, भौगोलिक शब्दावली की बात करेंगे कि फला नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो यहाँ की प्रमुख भौगोलिक संरचना या भूभागों की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों बोराट का पठार। बोराट का जो पठार है वो मेवाड़ की पहाड़ियों का सबसे विस्तृत भाग है। बोराट के पठार में प्रश्न जो पहला पूछा जाता है दोस्तों, वो पूछा जाता है इसके विस्तार का, कि बोराट का पठार कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो दोस्तों इसका विस्तार राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर जिले के गोगुंदा तक है। यानी ये वो उन दो स्थानों के बीच फैला हुआ है जिनका संबंध महाराणा प्रताप के जीवन से है। कुंभलगढ़ तो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है दोस्तों, और गोगुंदा वह स्थान है जहां महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो कहने का मतलब इसका विस्तार राजसमंद में कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर में कहां तक है, तो जवाब होगा अपना गोगुंदा तक। अब इस बोराट के पठार का नाम बोराट क्यों पड़ा है, तो इसके पीछे कारण है दोस्तों, ये मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। ये जो बोराट का पठार है ये मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, और मीणा जनजाति जो है ना, इसके आराध्य देवता हैं वो हैं भूरिया बाबा, और उसी भूरिया बाबा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बोराट पड़ा है। यह स्थानीय जो मेवाड़ी बोली बोली जाती है, उस मेवाड़ी बोली में बोराट का अभिप्राय भूरिया का निवास है दोस्तों। तो प्रश्न आता है कि बोराट के पठार का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो अपना जवाब होगा मीणाओं के आराध्य देवता भूरिया बाबा के नाम पर। ठीक है दोस्तों, अब ये बोराट का जो पठार है ना, ये राजस्थान का तीसरा सर्वोच्च पठार है जो औसतन समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस बोराट के पठार पर ही स्थित है जरगा उदयपुर जिले में, और वह जरगा राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ये 1431 मीटर ऊंची है। 3 आपने पहले पढ़ी अभी आबू के पर्वत क्षेत्र में। पहली गुरु शिखर थी 1722 मीटर ऊंची, दूसरी शेर थी 1597 मीटर ऊंची, तीसरी देलवाड़ा थी 1442 मीटर ऊंची, और चौथी दोस्तों आपकी जरगा है जो बोराट के पठार क्षेत्र का भाग है, उदयपुर जिले में स्थित है, और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 1431 मीटर है, और इस आधार पर यह राजस्थान की चौथी सर्वोच्च चोटी है।
बोराट का पठार तो है राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, और यहाँ स्थित जो जरगा चोटी है वह राजस्थान की चौथी सर्वोच्च चोटी है। दोबारा देखना, बोराट के पठार का विस्तार राजसमंद में कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक है। यह पठारी भूभाग मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए मीणाओं के आराध्य देवता भूरिया बाबा के नाम पर इसका नाम बोराट पड़ा है। यहाँ स्थित जरगा राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, जो उदयपुर जिले में स्थित है और समुद्र तल से 1431 मीटर ऊंची है। यहाँ दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों वो आता है देशहरो। देशहरो किसे कहा गया है? तो दोस्तों वो इस बोराट के पठार क्षेत्र का ही एक भाग है। मान लो उदयपुर में एक पहाड़ी है जरगा और दूसरी पहाड़ी है दोस्तों रागा। ये दोनों पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित हैं? उदयपुर में। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य स्थित जो भूभाग है ये वर्ष भर वनस्पतियों के कारण हरा भरा रहता है, इसलिए इस भूभाग को देशहरो कहा गया है। तो देशहरो रूपी जो भूभाग है वो उदयपुर जिले में स्थित है, जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य। और जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित भूभाग है ना दोस्तों, वो वर्ष भर वनस्पतियों से हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? देशहरो कहा गया है। ठीक है, तो दो चीजें पढ़ी आपने, एक तो बोराट का पठार, दूसरा देशहरो। अब अपन बात करें मेवाड़ की पहाड़ियों में ही स्थित तीसरे भूभाग की या भौगोलिक शब्दावली की, वो आता है आपके गिरवा। किसे कहा गया है? गिरवा। तो जब अपना उदयपुर शहर है ना, ये उदयपुर शहर तस्त्रीनुमा पहाड़ी बेसिन में बसा हुआ है, तो उस उदयपुर के चारों ओर स्थित जो तस्त्रीनुमा पहाड़ी बेसिन है, उसी को दोस्तों गिरवा कहा गया है। तो गिरवा का अभिप्राय यहां पर क्या है याद रखना, उदयपुर के चारों ओर स्थित तस्त्रीनुमा पहाड़ी बेसिन जिसमें आपका ये उदयपुर शहर बसा हुआ है, उसको गिरवा कहा गया स्थानीय भाषा में। ये मान लो आपका उदयपुर शहर है, ठीक है। इस उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में जो भूभाग है ना, यहां पर कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं। उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में कैसी पहाड़ियां हैं दोस्तों? कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं। और इन कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अगर अपन बात करें तो यहां स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो जवाब होगा मगरा या मगरी कहा जाता है। तो चौथी जो भौगोलिक शब्दावली है अपन मगरा या मगरी के रूप में पढ़ेंगे। दोबारा देखना, उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंचाई की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में दोस्तों क्या कहा जाता है? मगरा या मगरी। राजस्थान में कम ऊंचाई की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपने शेखावाटी क्षेत्र में तोरावाटी बोली जाती है, और यहाँ पर कम ऊंचाई की पहाड़ी को अपन अपनी सामान्य भाषा में डूंगरी कहते हैं। और यहाँ पर मेवाड़ी जो क्षेत्र है, यहाँ स्थानीय भाषा में इसे मगरा या मगरी कहा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो भूभाग है, जो प्राचीन काल से वागड़ कहलाता है, वहाँ वागड़ी बोली बोली जाती है। उस वागड़ी बोली में दोस्तों कम ऊंचाई की पहाड़ियों को मेवल कहा जाता है, जो अपन पढ़ेंगे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित कम ऊंचाई की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो अपना जवाब होगा दोस्तों मेवल कहा जाता है। अपन पहले यहाँ पर बात करें, वो करेंगे मगरा या मगरी की। तो मगरा या मगरी कहा किसको कहा गया है, अपन उसकी बात कर रहे हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंचाई की पहाड़ियों को ही क्या कहा गया दोस्तों? मगरा या मगरी कहा गया है। कुछ प्रमुख मगरा क्षेत्रों की बात करें तो उसके कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे एक तो है
उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित फतेह सागर झील के किनारे एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं दोस्तों अपन मोती मगरी। कौन सी पहाड़ी? मोती मगरी। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में फतेह सागर झील के किनारे स्थित है ये दोस्तों, याद रखना। और इसी मोती मगरी पहाड़ी पर उदयपुर शहर के संस्थापक उदय सिंह थे। 1559 में उन्होंने सिटी पैलेस का निर्माण करके उदयपुर शहर को बसाया है दोस्तों। लेकिन याद रखें आप कि उदयपुर के महलों के निर्माण से पहले, उदयपुर शहर को बसाने से पहले उदय सिंह ने जहां महलों के निर्माण का प्रयास किया था दोस्तों, वो स्थान मोती मगरी है। लेकिन वो यहाँ उन महलों का निर्माण पूर्ण नहीं करवा पाए और वो अर्ध निर्मित महलों के खंडहर आज भी यहाँ मौजूद हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाने से पहले महलों के निर्माण का प्रयास इस मोती मगरी पहाड़ी क्षेत्र में किया था। दोस्तों ये मोती मगरी जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसे वर्तमान में महाराणा प्रताप के स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में इस पहाड़ी को किस रूप में विकसित किया गया है? तो अपना जवाब होगा महाराणा प्रताप के स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। और इस पहाड़ी पर महाराणा प्रताप की अष्ट धातु से निर्मित अश्व आरूढ़ यानी घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, इसी से जुड़ा एक प्रश्न और पूछते हैं कि राजस्थान में महाराणा प्रताप का दूसरा स्मारक जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों वह अजमेर जिले में पुष्कर घाटी में निर्माणाधीन है। वो पुष्कर घाटी में बनाया जा रहा है। पहला तो था मोती मगरी और दूसरा जो महाराणा प्रताप का स्मारक है वो कहाँ बनाया जा रहा है? अजमेर जिले में पुष्कर घाटी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरी जो प्रमुख मगरा क्षेत्र की बात करें तो वो है हिरण मगरी। ये भी उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंचाई का पहाड़ी क्षेत्र ही है हिरण मगरी। ये हिरण मगरी क्षेत्र है, इसका अधिकांश भाग दोस्तों उदयपुर में स्थित एक प्रमुख अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है और उस अभ्यारण्य क्षेत्र को अपन फुलवारी की नाल कहते हैं। तो हिरण मगरी जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? इस हिरण मगरी क्षेत्र में एक तो मानव सेवा को समर्पित एक संस्थान है जो विकलांग लोगों की सहायतार्थ संचालित किया जा रहा है और उसी संस्थान के परिसर के पास एक ऐसा पार्क विकसित किया गया है जिनमें मानवीय अंगों का प्रदर्शन है। अर्थात राजस्थान का जो पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है, मानवीय अंगों के प्रदर्शन प्रतिकृति वाला जो कारक है वो दोस्तों इसी हिरण मगरी क्षेत्र में उदयपुर जिले में स्थित है। तीसरा प्रमुख मगरी क्षेत्र देखें तो दोस्तों वो है रेल मगरा, जो राजसमंद जिले का भाग है। और एक है आपका माछिया मगरा। अपन जब दोस्तों खनिज पढ़ते हैं ना तो बात करते हैं कि राजस्थान में चांदी की खानों की खोज सबसे पहले कब और कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो 14वीं सदी के अंतिम समय में मेवाड़ में महाराणा लाखा का शासन था और राणा लाखा के शासन काल में जावर क्षेत्र में राजस्थान में पहली बार चांदी की खानों की खोज हुई थी। वह जावर क्षेत्र दोस्तों वर्तमान में सीसा, जस्ता और चांदी के खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसी जावर क्षेत्र की जो सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है दोस्तों वो है आपकी माछिया मगरी। तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंचाई की पहाड़ियों को मगरा या मगरी कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं मोती मगरी, हिरण मगरी, रेल मगरा, माछिया मगरी आदि। और इससे संबंधित अपन ने बातें की। अब अपन बात करें मेवल कि मेवल किसे कहा गया है, तो अभी इसकी भी चर्चा कर चुके हैं अपन कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा इनकी मध्य जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, उन कम ऊंचाई की पहाड़ियों को, कैसी पहाड़ियां हैं दोनों के मध्य? कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं। उन कम ऊंचाई की पहाड़ियों को ही दोस्तों स्थानीय वागड़ी बोली में
मेवल कहा जाता है। तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य स्थित भूभाग क्या कहलाता है? तो जवाब होगा मेवल। या डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य स्थित कम ऊंचाई की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो भी जवाब क्या होगा दोस्तों? मेवल। जैसे भी थोड़ी देर पहले अपन ने बोराट पढ़ा, और उसका नाम बोराट क्यों पड़ा था? मीणा बाहुल्य होने के कारण। ठीक इसी से मिलता जुलता एक नाम है भोमट। भोमट। तो दक्षिणी अरावली का जो भील बाहुल्य पहाड़ी क्षेत्र है ना, उस भील बाहुल्य पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में भोमट कहा जाता है। दक्षिणी अरावली की भील बाहुल्य पहाड़ी क्षेत्र को ही दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? भोमट। जो मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का दक्षिणी भाग और पूर्वी सिरोही का भाग है, उन भील बाहुल्य पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो जवाब होगा दोस्तों भोमट कहते हैं। आपने किन किन की चर्चा की अभी तक? एक तो पढ़ा आपने बोराट का पठार, फिर पढ़ा दोस्तों देशहरो, फिर बात की गिरवा, फिर बात की आपने मगरा या मगरी, फिर बात की अभी आपने भोमट की। अब इस भोमट जैसा ही एक नाम है दोस्तों भाकर। आपकी जो पूर्वी सिरोही है, उस पूर्वी सिरोही में जो पहाड़ियां हैं वो विशेष संरचना वाली हैं। ये तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं और पूर्वी सिरोही में स्थित इन तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को ही दोस्तों स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। अब इसके बाद अपन बात करें पिंडमांट का मैदान। तो आपने पढ़ा था कि जो अपनी ये जो दक्षिणी अरावली है, इस दक्षिणी अरावली का विस्तार है ना, ये उत्तर में देवगढ़ से होता है। और देवगढ़ कहां पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में। इस देवगढ़ से दक्षिण पश्चिम की और अपन बात करें तो खमनोर की पहाड़ियां स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद जिले में स्थित नहीं है। और इन खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है बनास। और ये बनास नदी है ना, ये अरावली को पश्चिम से पूर्व की ओर काटने वाली नदी है। दो नदियां हैं जो अरावली को काटती हैं, एक तो लूनी जो पूर्व से पश्चिम की ओर काटती है मध्य भाग से, और दूसरी ये बनास है जो दक्षिणी अरावली को पश्चिम से पूर्व की ओर काटती है। ये अरावली के पश्चिमी भाग में खमनोर से तो निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई मैदान में प्रवेश करती है। इस बनास नदी के अपरदन से देवगढ़ के आसपास उबड़ खाबड़ निर्जन टीलेनुमा पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण हुआ है दोस्तों। और उसी टीलेनुमा निर्जन पहाड़ी क्षेत्र को पिंडमांट का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नाल। तो पहाड़ियों के मध्य स्थित कम ऊंचाई वाला भाग जो एक ओर से दूसरी ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का मतलब पहाड़ियों के मध्य स्थित कम ऊंचाई के क्षेत्र जहां से होकर एक ओर से दूसरी ओर जाने का मार्ग निकलता है, उनको दोस्तों दर्रा कहा जाता है। और उसी पहाड़ी दर्रे को स्थानीय भाषा में मेवाड़ में नाल कहते हैं। तो मेवाड़ में जो पहाड़ी दर्रे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? नाल। तो अभी तक आपने भोराट का पठार, नंबर 2 देशहरो, नंबर 3 पढ़ा गिरवा, नंबर 4 मगरा या मगरी, 5 नंबर भोमट, 6 नंबर भाकर, 7 नंबर पिंडमांट का मैदान और 8 नंबर पढ़ा आपने दोस्तों नाल। अब इसके बाद बात करें अपन लसाड़िया के पठार की। कहाँ स्थित है और किससे किसके बीच है?
लसाड़िया का फटार। दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद, और जयसमंद के पूर्व में कटाफटा विच्छेदित पठार है। कटाफटा विच्छेदित पठार है। उस कटे पटे विच्छेदित पठार को ही दोस्तों लसाड़िया का पठार कहा जाता है। और इसके इधर पूर्व में देखें तो आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो लसाड़िया का पठार है ये किनके बीच स्थित है? जयसमंद और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। और किस स्वरूप वाला है? कटाफटा और विच्छेदित पठार है, जिसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन आगे बात करें तो देखो आपने मुख्य 9 भौगोलिक भूभाग पढ़े, जिसमें बोराट का पठार आ गया, आपका देशरो क्षेत्र आ गया, गिरवा आ गया, मगरा या मगरी, बहुमट, भाखर, पिंडमांट का मैदान भी आ गया, नाल भी आ गया, लसाड़िया का पठार भी आ गया। अब अपन बात करेंगे तो आपने पढ़ा था कि अरावली में जो सबसे ज्यादा दर्रे हैं, अरावली में सर्वाधिक जो अंतराल है वो मध्य अरावली में अजमेर जिले में स्थित है। तो इन पहाड़ी दर्रों के बारे में अपन थोड़ा सा देखें, अरावली के दर्रे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों राजस्थान में दर्रे या नाल को जो मान्यता है ना, वो आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या आरएसआरटीसी यानी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम या राजस्थान राज्य परिवहन निगम के द्वारा प्रदान की जाती है। और अरावली के दर्रों में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले मध्य अरावली की, मध्य अरावली के दर्रों की बात करें, मान लो दोस्तों आपका ये अजमेर है, इस अजमेर से स्थिति के आधार पर अपन पढ़ेंगे ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम दिशा है दोस्तों, ये पूर्व, ये आपकी पश्चिम दिशा है और ये दोस्तों आपकी पूर्व दिशा है। इसके आधार पर अपन देखेंगे उत्तर की ओर दर्रा नहीं है, मुख्यतः दर्रे हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अजमेर के पश्चिम में स्थित दर्रों की बात करें तो अपन यहां पर 6 दर्रों की बात करेंगे दोस्तों। एक दर्रा है कछवाली दर्रा। कौन सा दर्रा? कछवाली। दूसरा है दोस्तों पीपली दर्रा। तीसरा है उद्दाबारी दर्रा। चौथा दर्रा है दोस्तों स्वरूपा घाट। और 5वां दर्रा है देवारी। ये जो 5 दर्रे हैं ये अजमेर के पश्चिम में स्थित हैं। अजमेर से किस ओर स्थित हैं दोस्तों? पश्चिम में। और अजमेर से पश्चिम में स्थित हैं तो इसका मतलब ये अजमेर से पश्चिम में स्थित भूभाग को जोड़ रहे हैं। और अजमेर से आगे है दोस्तों मारवाड़। अजमेर को अपन मेरवाड़ा भी कह सकते हैं। तो यहां पर किसको किससे जोड़ने वाला प्रश्न आए तो याद रखना दोस्तों, चाहे कछवाली हो, चाहे पीपली हो, चाहे उदाबारी हो, चाहे स्वरूपा घाट हो, चाहे आपका देवारी हो, ये स्थिति तो कहां है? जवाब होगा ये अजमेर के पश्चिम में स्थित है। और ये अजमेर या मेरवाड़ा को दोस्तों मारवाड़ से जोड़ते हैं। ठीक है। पश्चिम में ही एक दर्रा है दोस्तों बर। ये बर जो स्थान है याद रखना बर कस्बा पाली में स्थित है। और दर्रे की अगर अपन बात करें तो ये दर्रा जो है बर वो भी अजमेर के पश्चिम में स्थित है दोस्तों। बर भी किस ओर स्थित है? पश्चिम में। और बर दर्रे की बात करें तो जैसे मान लो ये बर दर्रा है, इसके एक तरफ तो अजमेर का ब्यावर कस्बा है और दूसरी तरफ दोस्तों पाली का बर कस्बा है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर के ब्यावर शहर को पाली के बर कस्बे से जोड़ने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों वो बर दर्रा है। और ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, NH14, जो आगरा को अहमदाबाद से जोड़ रहा है।
ठीक है, ये तो 6 दर्रे हो गए आपके, कचवाली, पीपले, उदाबारी, शौरोपाघाट, देबारी और बर। ये सभी दर्रे अजमेर से किस ओर स्थित हैं? पश्चिम में। और ये सभी दर्रे हैं वो अजमेर या मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ते हैं। या बर को स्पेशल याद रखना, ये ब्यावर को बर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 यहां से गुजरता है, 14 यहां से गुजरता है। फिर दक्षिण पश्चिम में स्थित दर्रों की अगर अपन बात करें तो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है आपका टोडगढ़ क्षेत्र, और उसी टोडगढ़ क्षेत्र में कुछ प्रमुख दर्रे स्थित हैं, जैसे गोरम घाट और खामली घाट दर्रे। एक तो कौन सा दोस्तों? गोरम घाट, और एक है खामली घाट। ये दर्रे अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में टोडगढ़ क्षेत्र में स्थित है, ये भी याद रखना आप। और अजमेर के इधर तो आपका रह गया मारवाड़, और इधर से अगर ये दर्रे स्थित हैं तो इनके एक तरफ तो है दोस्तों मारवाड़ और दूसरी तरफ इधर है मेवाड़, अर्थात ये दर्रे मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। कौन कौन से? गोरम घाट और खामली घाट दर्रे। ठीक है दोस्तों, अब इन गोरम घाट और खामली घाट दर्रों की अगर अपन बात करें तो याद रखना, इन दर्रों से होकर के, जैसे मान लो ये हैं वो दर्रे, एक तरफ तो आपका है उदयपुर शहर और इन दर्रों के एक तरफ है आपका जोधपुर, और इस जोधपुर से जो उदयपुर जाने वाला रेल मार्ग है ना दोस्तों, वो इन्हीं दर्रों से होकर गुजरता है। कई बार प्रश्न आ जाता है ये भी कि जोधपुर को उदयपुर से जोड़ने वाला रेल मार्ग किन दर्रों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों वो गोरम घाट और खामली घाट दर्रों से गुजरता है। और इन दर्रों से गुजरने वाले रेल मार्ग के दोनों तरफ, जोधपुर का मतलब मारवाड़ है, उदयपुर का मतलब दोस्तों मेवाड़ है। मेवाड़ की ओर जो स्टेशन है वो कौन सा है? मारवाड़ की ओर स्टेशन कौन सा है? मारवाड़ की तो ओर है दोस्तों मारवाड़ जंक्शन, जो पाली जिले में स्थित है, और इधर जो है ना वो आमेट स्टेशन है जो राजसमंद में स्थित है, आमेट। तो कहने का मतलब नजदीकी स्थानों की बात करें तो ये रेल मार्ग है वो मारवाड़ जंक्शन को राजसमंद के आमेट स्टेशन से जोड़ता है, और यदि मुख्य स्थानों की बात करें तो जोधपुर को उदयपुर से जोड़ता है। फिर दोस्तों अजमेर है ना, इस अजमेर के दक्षिण में अगर अपन बात करें तो दो प्रमुख दर्रे हैं, शिवपुरा घाट और सूरा घाट, और ये अजमेर यानी मेरवाड़ा को मेवाड़ से जोड़ता है। कौन से? शिवपुरा या सूरा घाट दर्रे। फिर अजमेर के पूर्व में एक दर्रा है दोस्तों, परवारिया दर्रा, और इस दर्रा की बात की जाए तो एक प्रमुख मार्ग को लेकर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर को मसूदा से जोड़ने वाला, मसूदा अजमेर का ही भाग है, अजमेर को मसूदा से जोड़ने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों वो परवारिया दर्रा है। दोबारा देखना, आपने जो दर्रे पढ़े वो कौन कौन से? पहला पढ़ा कचवाली दर्रा, दूसरा पीपली, तीसरा उदावारी, चौथा सौरूपा घाट, पांचवा देवारी। ये पांचों दर्रे अजमेर के पश्चिम में स्थित हैं और अजमेर को मारवाड़ से जोड़ते हैं। फिर छठा पढ़ा दोस्तों आपने बर दर्रा। बर दर्रा है, ये भी अजमेर के पश्चिम में स्थित है और अजमेर के ब्यावर शहर को पाली के बर कस्बे से जोड़ता है, यानी मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ने का काम ये कर रहा है। और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 गुजरता है जो आगरा को अहमदाबाद से जोड़ रहा है। इसके बाद 7वें और 8वें दर्रे के रूप में आपने पढ़ा गोरम घाट और खामली घाट दर्रा। और दोस्तों गोरम घाट और खामली घाट हैं ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में टोडगढ़ क्षेत्र में स्थित हैं, और यहाँ से होकर जोधपुर उदयपुर रेल मार्ग गुजरता है, और ये रेल मार्ग मारवाड़ जंक्शन जो पाली में स्थित है उसको राजसमंद के आमेट स्टेशन से जोड़ता है। अर्थात गोरम घाट और खामली घाट दर्रे हैं ना, ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। फिर आपने 9 और 10 नंबर दर्रे के रूप में पढ़ा शिवपुरा सूरा घाट दर्रा। ये अजमेर के दक्षिण में स्थित हैं और अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं। फिर 11वां दर्रा आपने यहाँ पर मध्य अरावली में पढ़ा परवारिया, जो अजमेर के पूर्व में स्थित है दोस्तों, और अजमेर से मसूदा जाने वाला मार्ग है ना वो इस दर्रे से होकर गुजरता है। तो ये तो है आपके मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। अगर अपन दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रों की बात करें तो दक्षिणी अरावली का मतलब मेवाड़, और मेवाड़ में
दर्रे को कहा जाता है नाल। और यहाँ के प्रमुख नालों में अगर अपन बात करें तो एक तो है आपकी हाथीगुड़ा की नाल। कौन सी नाल दोस्तों? हाथीगुड़ा की नाल। ये हाथीगुड़ा की नाल है ना, ये उदयपुर के गोगुंदा को सिरोही से जोड़ती है। सिरोही से गोगुंदा जाने वाला मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजर रहा है? तो दोस्तों वह हाथीगुड़ा की नाल से गुजरता है। ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और दोस्तों ये राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 76। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि NH 76 किस नाल या दर्रे से होकर गुजरता है? जवाब होगा दोस्तों हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल किसको किससे जोड़ता है? उदयपुर के गोगुंदा को सिरोही से जोड़ता है। यहां से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH 76 गुजरता है। याद रखें दोस्तों ये NH 76 जो है ना, ये सिरोही से होते हुए ये मार्ग आगे गुजरात तक जाता है। कहने का मतलब ये हाथीगुड़ा की नाल है ना, ये मेवाड़ को गुजरात से जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार है आपका देशूरी की नाल। तो देशूरी की पहाड़ियां है ना दोस्तों, वो आपके पाली में स्थित हैं। ठीक है, और ये जो देशूरी की नाल है ये आपके मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों। मारवाड़ को किससे जोड़ता है? तो जवाब होगा दोस्तों ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। मारवाड़ की ओर जो है वो तो स्थान है देशूरी जो पाली में पड़ता है, और इधर मेवाड़ की ओर जो स्थान है दोस्तों वो है चारभुजा जो राजसमंद का भाग है। तो देशूरी की नाल जो है ये किसको किससे जोड़ रहा है दोस्तों? मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ रहा है। ठीक है, और मारवाड़ के किस स्थान को किस स्थान से? तो मारवाड़ का जो देशूरी स्थान है जो पाली का भाग है उसको राजसमंद के चारभुजा से अर्थात मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ रहा है। इसके बाद अपन बात करें तो एक नाल आ जाती है आपकी दोस्तों फुलवारी की नाल जो उदयपुर में स्थित है। अब यहां फुलवारी शब्द का अभिप्राय समझना। फुलवारी का मतलब फूलों की क्यारी से है। ये जो नाल क्षेत्र फुलवारी की नाल क्षेत्र ये वर्ष भर फूलों से मुखरित रहता है दोस्तों। यहाँ वर्ष भर फूल रहते हैं, खिले रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को फुलवारी की नाल कहा गया है। और किस जिले का भाग है? ये उदयपुर का भाग है। ये फुलवारी की नाल क्षेत्र है ना, ये मुख्यतः ऐतिहासिक और प्राकृतिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इस फुलवारी की नाल क्षेत्र का संबंध दोस्तों महाराणा प्रताप से रहा है। इसे महाराणा प्रताप की कर्म भूमि भी कहा जाता है। जो आपने एक कविता छोटी कक्षाओं में पढ़ी थी कन्हैयालाल सेठिया की पाथल पीथल, उससे जुड़ी हुई एक वन बिलावड़ा, जिसमें यह दिखाया गया है कि महाराणा प्रताप ने महलों को छोड़कर जंगल में कैसा जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर भी वो स्वाभिमान को अपने बनाए रखे और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो वो जो वन्य क्षेत्र था, जो जंगली क्षेत्र था, वो अधिकांश समय इन्होंने इस दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य क्षेत्र के आसपास व्यतीत किया है। इस फुलवारी के नाल क्षेत्र को ही महाराणा प्रताप की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। फुलवारी की नाल जो क्षेत्र है वो नदियों को लेकर भी प्रश्न आते हैं। साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों मानसी और वाकल। उन मानसी वाकल नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है, फुलवारी के नाल क्षेत्र से, और यहां से होकर के बहने वाली प्रमुख नदी है दोस्तों सोन नदी, सोम नदी, जो माही की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस फुलवारी की नाल अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए दुर्लभ औषधियों का प्रश्न भी आता है। कुछ प्रमुख दुर्लभ औषधियां हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे सफ़ेद मूसली है, ब्राह्मी है, चिरमी है, ये इस क्षेत्र में पाई जाने वाले प्रमुख दुर्लभ औषधियां हैं। इसके अलावा और भी कई नाल हैं, जैसे हाथी नाल है, पगला की नाल है, झीलवा की नाल है, और एक प्रमुख नाल की अगर अपन बात करें तो वो दोस्तों सोमेश्वर की नाल है। और याद रखना ये सोमेश्वर की नाल मेवाड़ के दक्षिण में स्थित है और ये मेवाड़ की सबसे तंग व विकट नाल है।
मेवाड़ की सबसे तंग व विकट नाल कौन सी है? तो भी दोस्तों जवाब होगा सोमेश्वर की नाल। और मेवाड़ के किस ओर स्थित है? दक्षिण में, अर्थात ये मेवाड़ को गुजरात से जोड़ती है। तो ये है अपने अरावली के प्रमुख दर्रे या नाल। अब अरावली टॉपिक में जो सबसे लास्ट बात अपनी बचती है वो बचती है दोस्तों अरावली के महत्व की, कि अरावली में राजस्थान में स्थित अरावली का महत्व क्या है। तो आपने पढ़ा है कि अरावली का विस्तार है वो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम से किस ओर है? उत्तर पूर्व की ओर। इसका महत्व क्या है? तो देखो अरावली के पश्चिम में मरुस्थल है और उसमें मुख्यतः हवाएं पश्चिम की ओर से चलती हैं, और पश्चिम से चलने वाली इन हवाओं के कारण मरुस्थल का विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ये अरावली उस मरुस्थल के मध्य अवरोध, विस्तार के मध्य अवरोध उत्पन्न करके मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। तो पहला महत्व तो ये है, पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान में वैसे किसी नित्यवाही नदी का उद्गम तो नहीं होता, हालांकि बहती है जैसे चंबल और मई नदियां, लेकिन वो राजस्थान से नहीं निकल रही दोस्तों, वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से निकल कर आती हैं। कहने का मतलब अपने राज्य से किसी नित्यवाही नदी का उद्गम नहीं होता। यहाँ पर मुख्यतः मौसमी नदियों का उद्गम है, और उन मौसमी नदियों में भी अपन बात करें ना तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम दोस्तों अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है। तो दूसरा महत्व जो है ना वो नदियों के उद्गम को लेकर हो जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है। तीसरा महत्व दोस्तों खनिजों की दृष्टि से है। अधिकांश जो धात्विक खनिज है राजस्थान में वो इसी अरावली पर्वतीय क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। चौथा जो महत्व है दोस्तों वो जैविक और वानस्पतिक संसाधनों की दृष्टि से है। अगर अपन चारों भौतिक प्रदेशों में तुलना करें अपने मरुस्थल, अरावली पर्वत, मैदान और पठार में, तो खनिज व संपदा के साथ साथ जैविक और वानस्पतिक संपदा की दृष्टि से भी सबसे संपन्न भाग दोस्तों अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसके अलावा जो ये अरावली पर्वतमाला है ना, ये राजस्थान की नदियों के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है दोस्तों। इससे पश्चिम का जल पश्चिम में बहता है और पूर्व का जल है वो पूर्व में बहता है। ये भारत की महान जल विभाजन रेखा का भाग है। पहला महत्व क्या हुआ? ये मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। दूसरा महत्व ये राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। तीसरा महत्व अधिकांश धात्विक खनिज इसी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। चौथा महत्व ये जैविक और वानस्पतिक संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न भाग है। और पांचवा महत्व ये राजस्थान की नदियों के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। दोस्तों इसका एक नुकसान भी है, इसका विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और मुख्यतः राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा है उसका अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है दोस्तों। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हवाओं की जो दिशा है ना वो भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जो अरावली के समानांतर है। इसलिए अरावली इन हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती, इसलिए राजस्थान के अधिकांश भागों में कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण आपकी अरावली की स्थिति है, ये तो है इसकी स्थिति का नुकसान। बाकी इसके फायदे ही फायदे हैं। मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकेगी, ज्यादातर नदियां यहीं से निकलेंगी, अधिकांश धात्विक खनिज यहीं से प्राप्त होते हैं, जैविक और वानस्पतिक संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न भाग यही है। राजस्थान की नदियों के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। दोस्तों इसी के साथ अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो कंप्लीट। अब अगले टॉपिक के रूप में अपना पढ़ेंगे पूर्वी मैदान। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय अरविंद।